बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 2। अमरोजिया के बारे में उसने जो अंदाज़ा लगाया था वो 100% दुरुस्त साबित हुआ। अमरोजिया ने उसी दिन मरवान लिंग के महल पर पहुंचकर अमीर जंगी के कत्ल की पूरी दास्तान, बल्कि उसमें कुछ नमक मिर्च लगाकर सुना दी। मरवान लिंग उसकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। कत्ल की कहानी सुनने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। अमरोजिया, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। हम तुम्हारी कारगुजारी से बहुत खुश हुए। और मरवान लिंग ने उसे ऐसी मानी खेज नजरों से देखा कि अमरोजिया सहम गई। मैं शाह जाबर की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी खिदमात को सराहा। अमरोजिया ने घुटे घुटे लहजे में कहा। तुम्हें तो इतने बड़े कारनामे के लिए इनाम भी मिलना चाहिए, मरवान ने जहरखंद किया। शाह की नवाजिश है, अमरोजिया ने अटक अटक के कहा। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि मैं आपके कदमों ही में बाकी जिंदगी गुजार दूं। अगर शाह किला जाबर में मुझे कोई जगह रहने के लिए इनायत फरमा दे तो हमेशा एहसानमंद रहूंगी। जरूर जरूर, हम तुम्हें किला जाबर ही में रखेंगे। यह कहते हुए मरवान ने ताली बजाई। एक नेजा बरदार हाजिर होकर सलाम बजा लाया। इस औरत को ले जाओ और कैद तन्हाई में डाल दो। मरवान ने हुक्म दिया तो अमरोजिया चीख मारकर खड़ी हो गई और दुहाइयां देने लगी। हजूर, रहम फरमाइए, मैं पहले ही दुखों की मारी हूं। हम तुझे दुनिया के तमाम दुखों से भी जल्द ही निजात दिला देंगे। मरवान ने गुस्से से उसकी बात काटी। हम नहीं चाहते कि तेरी वजह से किला जाबर के अंदर और बाहर खून की होली खेली जाए। मगर शाह, मेरी खता, मैंने तो आपके एक बड़े दुश्मन को ठिकाने लगवाया है। अमरोजिया रो रो कर फरियाद कर रही थी। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तू है अमरोजिया। मरवान के गले की रगें गुस्से से फूल गईं। तू वो औरत है जिसने अपने भाइयों के कत्ल के बदले में अमीर जंगी के कत्ल का मंसूबा बनाया। तू एक कयामत है, कहर है, खुदा का अजाब है। अगर तू किसी वक्त हमारे खिलाफ हुई तो हमें भी अपने किसी आशिक से इसी तरह कत्ल करा देगी। तुझ पर खुदा की लानत हो, जलील औरत। अमरोजिया के पास उसका कोई जवाब ना था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि मरवान उसके बारे में इस कदर मालूमात रखता है। मरवान को जवाब ना मिला तो उसने कहा, यह ठीक है कि अमीर जंगी हमारा दुश्मन था, उसका कत्ल भी जाबर के लिए मुफीद है, लेकिन यह भी तो हो सकता है अमीर मौसल के बेटे उस कत्ल में तुम लोगों के साथ हमें भी शरीके कार समझें और अपने बाबा के खून का किसास लेने आ जाएं। इसलिए मैं तुझे उस वक्त तक जिंदा रखूंगा जब तक इस कत्ल का मसला साफ नहीं हो जाता। उसके बाद तेरी मौत यकीनी है। हम एक सांप को अपनी आस्तीन में नहीं पाल सकते। अमरोजिया ने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो कुछ कहना चाहती थी कि मरवान लिंग धाड़ा, ले जाओ इस जलील हस्ती को, हम इसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करते। नेजा बरदार ने आगे बढ़कर अमरोजिया की कलाई एक हाथ से पकड़ ली और दूसरे हाथ से अपना नेजा संभाला। फिर वो अमरोजिया को खींचता हुआ बाहर निकल गया। अमीर शहीद के किसी बेटे को यह फुर्सत कहाँ थी कि अमीर के कातिलों का पता लगाते और किसास का दावा करते। दोपहर तक शहजादे नूरुद्दीन के खेमे में मजलिस मशवरत गर्म रही। सरदार शिरको ने जो निकात उठाए थे उन्हें ना सिर्फ तवज्जो से सुना गया बल्कि तमाम फैसले उन्हीं की रोशनी में हुए। सबसे पहला मसला नए अमीर का इंतखाब था। शहजादा नूरुद्दीन को तमाम सरदार, जिनमें शिरको भी शामिल था, जहनी तौर पर नया अमीर तस्लीम कर लिया गया था। मगर तय यह हुआ कि अमीर के नाम का ऐलान हल्ब पहुंचकर किया जाएगा। लश्कर के तमाम सरदारों को हुक्म दिया गया कि वो शहजादा नूरुद्दीन जंगी की वफादारी का हल्फ उठाएं। जो सरदार इस हल्फ के खिलाफ हों उन्हें इजाजत है कि वो अपने हमनवा फौजी दस्तों को लेकर जिधर चाहें चले जाएं और जिसे चाहें पैमाने वफा बांधें। दोपहर तक तमाम सरदार शहजादा नूरुद्दीन जंगी के खेमे में रहे। ना भूख ना प्यास, हर एक चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। अमीर जंगी के खास और महबूब सरदार गम से निढाल हो रहे थे। वो जब बाहर आए तो मालूम हुआ कि अमीर मौसल, हामिये दीन मुबीन और शाह शहान इमादुद्दीन जंगी इस गरीबुल वतनी में रक्का से आने वाले एक तिजारती काफिले ने उनके मक्तल यानी खेमा के सामने मैदान में कफना कर दफन कर दिया गया है। गिनती के चंद आदमी उसकी मैयत में शरीक हुए। अल्लाह अल्लाह, जाए इबरत है कि एक ऐसा जलीलुल कदर अमीर जिसके इशारे चश्मो आबरू से हुकूमतें उलट जाया करती थी, उसके जनाजे में गिनती के चंद आदमी शरीक हुए। उस वक्त तक बेशतर लश्कर किला जाबर के बाहर खेमा जन था। अमीर इमादुद्दीन जंगी की मौत ने बाज लोगों को दिल बर्दाश्ता कर दिया था और वो सुबह को उस खबर के फैलते ही खेमे छोड़कर चले गए थे। बाकी लश्करी अपने अपने खेमों में मौजूद थे, लेकिन वो बगैर अपने सरदारों के अमीर मरहूम के खेमे तक भी नहीं जा सकते थे
और उनके सरदार भूखे प्यासे एक नए अमीर के इंतखाब में हिस्सा ले रहे थे। किला जाबर की फसील पर पहरा देने वालों ने मौसल के लश्कर में एक खास किस्म की बेचैनी महसूस की थी। फिर जब दोपहर के वक्त अमीर का जनाजा उठा तो मरवान को इत्तला दी गई। मरवान को बताया गया कि अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी को रात के पिछले पहर कुछ गुलामों ने कत्ल कर दिया है। मरवान के तेज दिमाग ने उस मौके से फौरन बाद किले का दरवाजा खोलकर उसने मुअज़्ज़िज़ीन शहर का एक वफद शहजादा नूरुद्दीन जंगी की खिदमत में रवाना किया। नूरुद्दीन जंगी थोड़ी देर पहले ही मजलिस मुशावरत से फारिग हुआ था। वो चंद सरदारों के साथ उस मसले पर अफसोस कर रहा था कि वो बाप के जनाजे में भी शरीक ना हो सका। उसी वक्त मरवान का वफद पहुंचा। वफद में शहर कोतवाल, काजी शहर, मलिकुत्तुज्जार और नाइब सल्तनत वगैरह शामिल थे। उन लोगों को मालूम हो गया था कि शहजादा किसी वजह से जनाजे में शिरकत नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने उस मसले को बिल्कुल ना छेड़ा और बहुत मगमूम अल्फाज में अमीर मरहूम की ताज़ियत की। उस मौके पर शहजादा नूरुद्दीन जंगी के इशारे पर सरदार शिरको ने वफद का शुक्रिया अदा किया और उसे यकीन दिलाया कि किला जाबर पर हमले का मंसूबा अमीर मरहूम ने तैयार किया था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए शहजादा नूरुद्दीन जंगी ने उस मंसूबे को भी अमीर मरहूम के साथ ही दफन कर दिया है और ये कि मौसल का लश्कर मुहासरा उठाकर वापस जा रहा है। उसके जवाब में जाबर के नाइब सल्तनत ने शहजादा नूरुद्दीन जंगी को जाबर के ताउन का यकीन दिलाया और शाह मरवान की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सरदार शिरको के तवस्सुत से शहजादा नूरुद्दीन जंगी और शाह मरवान के दरमियान दोस्ती के मुआहदे पर दस्तखत हुए और जब शाम के वक्त मौसल का लश्कर, जो शहजादा नूरुद्दीन जंगी की वफादारी का हल्फ उठा चुका था, मुहासरा उठाकर वापस जा रहा था, तो शाह मरवान अपने सरदारों के साथ उन्हें रुखसत करने के लिए मौजूद था। अमीर मौसल को शहीद करने वाले दो कातिल ख्वाजा सरा यारकतश और जब्बार और उस कत्ल की असल मुहर्रिक अमरोजिया अपने अपने कैफर किरदार को पहुंच चुके थे। वो मंजर भी क्या खूब था जब कल के दुश्मन शहजादा नूरुद्दीन जंगी और शाह मरवान घोड़े से घोड़ा मिलाए खड़े थे और मौसल का लश्कर उदास फिजाओं का सीना चीरता हल्ब की तरफ बढ़ रहा था। अमीर मौसल इमादुद्दीन जंगी की शहादत ना छुपाए जा सकती थी और ना नूरुद्दीन जंगी ने उसे छुपाने की कोशिश की। शहजादा नूरुद्दीन जंगी शाही लश्कर के साथ हल्ब पहुंचा तो वाली हल्ब ने एक मंजिल आगे बढ़ के शहजादे का इस्तकबाल किया। नूरुद्दीन ने अब तक अपने अमीर होने का ऐलान नहीं किया था, लेकिन जब वाली हल्ब ने शहजादा नूरुद्दीन जंगी को सलाम पेश किया तो उसके अल्फाज कुछ इस किस्म के थे। आज इस गुलाम हाकिम हल्ब अमीर मौसल नूरुद्दीन जंगी के हजूर सलाम इज्जो नियाज पेश करता है। ये बंदा नाचीज की इज्जत अफजाई है कि अमीर ने सबसे पहले उसे मेहमान नवाजी का शरफ बख्शा। शहजादा नूरुद्दीन जंगी ने मुस्कुराकर शिरको की तरफ देखा, जो किला जाबर से यहां तक शहजादे के दाएं जानिब हम रिकाब चला आ रहा था। शिरको शहजादे का इशारा समझ गया। उसने वाली हल्ब के मुजरे का इन अल्फाज में जवाब दिया, वाली हल्ब की जहानत की दाद ना देना ज्यादती होगी, क्योंकि शहजादा नूरुद्दीन ने अब तक अपने अमीर होने का ऐलान नहीं किया, लेकिन वाली हल्ब ने अपनी अक्ले रसा से उन्हें अमीर होने का खिताब दे दिया। मेरा ख्याल है कि शहजादा बहादुर भी वाली हल्ब की इस जोदत तबाह से जरूर खुश हुए होंगे। अब मैं शहजादा बहादुर की तरफ से ऐलान करता हूं कि इस वक्त से शहजादा बहादुर आला हजरत अमीर इब्ने अमीर नूरुद्दीन जंगी को अमीर हल्ब के लकब से पुकारा जाएगा। आज से हल्ब को दारुल सल्तनत का दर्जा दिया जाता है। उस ऐलान के साथ ही मुबारक सलामत और जिंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी। उस मौके पर वाली हल्ब ने और ज्यादा जहानत का सबूत दिया। सबसे पहले उसने अमीर नूरुद्दीन का नारा लगाकर नए अमीर के हाथों को बोसा दिया, जो उसकी वफादारी का खुला हुआ ऐलान था। एक बार फिर हल्फ बर्दारी का सिलसिला शुरू हुआ और एक एक सरदार ने अमीर हल्ब के हाथों को चूमकर जानिसारी और वफादारी की कसम खाई। सबसे आखिर में सरदार शिरको ने अमीर नूरुद्दीन जंगी के हाथों को बोसा दिया। जब शिरको अपनी जगह से वापस जाने लगा तो नूरुद्दीन ने उसे रोककर अपने गले से लगाया, जो इस बात का सबूत था कि अमीर नूरुद्दीन जंगी का दिल सरदार शिरको के दिल से मिला हुआ है। यह आम गुफ्तगू हल्ब के नवाही इलाके में हुई थी। साबिक वाली हल्ब ने वहीं नूरुद्दीन जंगी का इस्तकबाल किया था और ऐसा मौका आ गया था कि शिरको को वहीं शहजादा नूरुद्दीन के अमीर हल्ब होने का ऐलान करना पड़ा। साबिक वाली हल्ब से अगरचे हल्ब की गवर्नरी छिन गई थी, लेकिन उसने बड़े पुरजोर तरीके से नूरुद्दीन जंगी के अमीर हल्ब होने की तायद और हिमायत की थी। उस वफादारी के सिलसिले में उसे यकीन दिलाया गया कि उसे साबिक ओहदे से बड़ा ओहदा दिया जाएगा। शिरको की सिफारिश पर साबिक वाली हल्ब को अमीर नूरुद्दीन जंगी का हाजिब खास और महल्लात शाही का नाजिम आला मुकर्रर किया गया। फिर ये लोग यहाँ से रवाना होकर हल्ब के किले में पहुंचे। साबिक वाली ने तमाम महल्लात खाली कर दिए और अमीर नूरुद्दीन जंगी के अता किए हुए एक मजाफाती महल में अपने बीवी बच्चों के साथ मुंतकिल हो गया।
आइंदा 4 दिन तक अमीर नूरुद्दीन जंगी और सरदार शीर को शहर, किला और दूसरे इंतजामात में मसरूफ रहे। लश्कर की असर नौ तरतीब दी गई और नए लश्कर की भर्ती का हुक्म हुआ। अमीर नूरुद्दीन जंगी और शीर को बज़ाहिर इंतजाम में मसरूफ थे, लेकिन उनके दिल उस वक्त जोर जोर से धड़कने लगते जब उन्हें पुराने दारुल सल्तनत मौसल का ख्याल आता। उन्हें इस बात का यकीन था कि बड़े शहजादा सैफुद्दीन गाजी ने खुद को अमीर मौसल की मसनद पर बिठा दिया होगा, लेकिन उसने नूरुद्दीन के लिए क्या फैसला किया उसका किसी को इल्म न था। छोटा शहजादा कुतुबुद्दीन मौदूद चूंकि बड़े भाई के साथ मौसल ही में था, इसलिए उसकी बगावत का कोई इम्कान न था। यह सरदार शिरको की इंतहाई दूरअंदेशी थी कि उसने नूरुद्दीन जंगी को अमीर हल्ब के नाम से मशहूर किया था। उसके किसी ऐलान में भी मौसल का कोई जिक्र न था। मौसल में जिस दिन अमीर इमादुद्दीन के कत्ल की खबर पहुंची, उसी दिन जंगी हुकूमत के नायब सल्तनत ज़ैनुद्दीन अली कोचक ने दरबार खास मुनक्किद किया और मुत्तफ़िका तौर पर बड़े शहजादे सैफुद्दीन गाजी को अमीर मौसल मुंतखब करा लिया। फिर अमीर मौसल की तरफ से 2 इलानात हुए। एक इलान के जरिए अमीर मरहूम का 1 हफ्ते तक सोग मनाने का हुक्म दिया गया। दूसरे इलान में सल्तनत मौसल के तमाम इलाकों के वालियों, नाजिमों और गवर्नरों को हुक्म दिया गया कि वो दारुल सल्तनत में हाजिर होकर नए अमीर से अपनी वफादारी का ऐलान करें। उसके लिए फर्दन फर्दन हर हाकिम को एक फरमान भेजा गया। अभी ये फरमान रवाना न किया गया था कि अमीर मौसल को इतला दी गई कि शहजादा नूरुद्दीन जंगी ने अमीर हल्ब होने का ऐलान कर दिया है। मौसल के सोगवार फिजा पर देखते ही देखते जंग के बादल छा गए। लश्कर की ज्यादा तादाद अमीर मरहूम के साथ किला जाबर के मुहासरे के लिए गई थी, जिसे अमीर नूरुद्दीन जंगी अपने साथ हल्ब ले गया था। फिर भी मौसल में इतना लश्कर मौजूद था कि किसी भी हमलावर का किला बंद होकर एक अरसे तक मुकाबला किया जा सकता था। अमीर सैफुद्दीन गाजी ने नायब सल्तनत ज़ैनुद्दीन अली कोचक से, जिसे वज़ीर आज़म का ओहदा दिया गया था, साफ कह दिया था कि वो शहजादा नूरुद्दीन जंगी के मुकाबले पर खुद नहीं निकलेगा और न उस वक्त तक उसके खिलाफ तलवार उठाएगा जब तक नूरुद्दीन उसके खिलाफ सफारा नहीं होता। ज़ैनुद्दीन अली कोचक बड़ा बेदार मगज वज़ीर आज़म था। उसने अमीर को यकीन दिलाया था कि वो जंग की नौबत नहीं आने देगा और शहजादा नूरुद्दीन जंगी से इफ़हाम और तफ़हीम के जरिए कोई ना कोई मामला ज़रूर कर लेगा। वज़ीर आज़म कोचक को नूरुद्दीन जंगी के साथ एक बाइज़्ज़त समझौते की इसलिए उम्मीद थी कि नूरुद्दीन जंगी ने अमीर हल्ब होने का ऐलान किया था और मौसल का नाम ना लेकर शायद ये ऐलान किया था कि मौसल पर सैफुद्दीन गाजी का कब्जा उसने तस्लीम कर लिया है। नूरुद्दीन जंगी के अमीर हल्ब होने की इत्तला पर मौसल में भी दरबार खास में गर्मा गर्म बहस हुई। छोटा शहजादा कुतुबुद्दीन ने उस दरबार में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसकी दलील ये थी कि अगर नूरुद्दीन जंगी की हल्ब में हुकूमत मजबूत हो गई तो फिर उसे उखाड़ना मुश्किल होगा, इसलिए हल्ब पर फौरी हमला करके उस नई ताकत को सर उठाने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। शहजादे बहादुर वजीर आजम ज़ैनुद्दीन जब शहजादा कुतुबुद्दीन की बेतुकी दलीलें सुन सुन के थक गया तो उसने टोका, अमीर मौसल के साथ आपकी मोहब्बत और वफादारी शको शुबा से बाला है, लेकिन शहजादा नूरुद्दीन की ताकत का अंदाजा किए बगैर हल्ब जाकर हमला करना अस्करी नुक्ता नज़र से कुछ ज़्यादा मुफीद नज़र नहीं आता। हम सब यही चाहते हैं कि इस नए पौधे को तनावर दरख्त बनने से पहले ही काट देना चाहिए, लेकिन अपने हाथ पैर बचा के, कहीं ऐसा ना हो कि हल्ब पर पड़ने वाला वार हम पर उल्टा ना हो जाए। वजीर आजम ने जो कुछ फरमाया इसे किसी दलील की ज़रूरत नहीं। शहजादा कुतुबुद्दीन वजीर आजम को भी नाखुश नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हल्ब हमारे सर पर चढ़कर बोलेगा। हल्ब पहले भी मौसल का एक हिस्सा था और अब भी इसे उसी तरह रहना चाहिए। इसे मौसल की बरतरी तस्लीम करना होगी। दुरुस्त फरमाया शहजादे ने। वजीर आजम कोचक ने नरमी से कहा, हम कोशिश करेंगे कि शहजादा नूरुद्दीन से बातचीत के जरिए मामला तय किए जाए और जंग का मौका ना आए, क्योंकि जंग की सूरत में सिवाय तबाही के और कुछ हासिल ना होगा। दुश्मनों को सर उठाने का मौका मिलेगा और दौलत मौसल की शोहरत को धब्बा लगेगा। वजीर आजम ज़ैनुद्दीन ने ऐसी बात कही थी कि शहजादे को मजीद गुफ्तगू की हिम्मत न हुई। शहजादा कुतुबुद्दीन बड़े भाई के पास मुकीम था। दूसरे अल्फाज में शहजादे की जान अमीर सैफुद्दीन गाजी के हाथ में थी, इसलिए वो दरबार में ऐसी बातें कर रहा था ताकि अमीर को उसकी वफादारी पर कोई शुबा ना हो और वो सुकून के साथ जिंदगी गुजारता रहे। दरबार के बाद वजीर आजम ज़ैनुद्दीन ने अमीर सैफुद्दीन गाजी से तन्हाई में कहा, अमीर मोहतरम, अगर मुनासिब ख्याल फरमाएं तो शहजादा नूरुद्दीन के पास गुफ्तगू के लिए मुझे रवाना कर दीजिए। तुम इस मामले को किस तरह तय करोगे ज़ैनुद्दीन? अमीर सैफुद्दीन बहुत फिक्रमंद था। आलिए मकाम अमीर, वजीर आजम ने संभल के कहा, यह बात तो तय है कि शहजादा नूरुद्दीन ने सल्तनत मौसल की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा। ये तो ठीक है, उसने अपने आप को अमीर हल्ब होने का ऐलान किया।
सैफुद्दीन गाजी ने सोचते हुए कहा, ऐसा मालूम होता है कि वो हल्ब का इलाका चाहता है। सिर्फ इलाका ही नहीं बल्कि हल्ब की आज़ाद हुकूमत भी चाहता है। ज़ैनुद्दीन ने वजाहत के लिए कहा, जंग रोकने का बेहतरीन तरीका यह है कि हल्ब उसकी झोली में डाल दिया जाए। इससे सल्तनत मौसल तकसीम के बावजूद भी सल्तनत मौसल ही कहलाएगी। तुम्हारी सोच दुरुस्त समत में है। अमीर सैफुद्दीन गाजी की सरगिरानी में कुछ कमी हो गई। फिर मैं ये समझूं कि अमीर मोहतरम ने मुझे हल्ब जाने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म ज़ैनुद्दीन ने खड़े होते हुए कहा, ज़रूर जाओ, मगर इस कदर उजलत भी क्या है। अमीर मोहतरम, दुश्मन मुंह फैलाए और जख्म खाए बैठे हैं। उन्हें अगर शुबा भी हो गया कि हल्ब और मौसल में इख्तलाफ पैदा हो गया है तो वो पूरी ताकत से लश्कर लेकर चढ़ दौड़ेंगे। ज़ैनुद्दीन ने खतरे की बिल्कुल सही निशानदही की थी। तो फिर जाओ, फी अमानिल्लाह। अमीर सैफुद्दीन गाजी भी खड़े हो गए, मगर चीरको से जरा होशियार रहना। यह भी ख्याल रहे कि चीरको का बड़ा भाई नजमुद्दीन अय्यूब इस वक्त बालबक का हाकिम है। मेरी नजर दोनों पहलुओं पर रहेगी अमीर मोहतरम, ज़ैनुद्दीन ने बड़ी संजीदगी से कहा। इस वक्त सबसे अहम मसला यह है कि शहजादा नूरुद्दीन से जंग ना होने पाए, ख्वाह हमें कुछ खोना ही क्यों ना पड़े। दिलों में गुंजाइश हो तो मुश्किल से मुश्किल काम मिनटों में हो जाते हैं। मौसल में अमन व अमान था और सुलह व आश्ती की फिजा भी। अमीर और वजीर दोनों शहजादा नूरुद्दीन से मुसालहत पर आमादा थे। ऐसा ही कुछ हाल हल्ब का भी था। नूरुद्दीन जंगी के पास मौसल से जाने वाला पूरा लश्कर तो बाकी ना रह गया था। बाज मुलाजमत छोड़कर दूसरी रियासतों में रोजी कमाने चले गए थे और बाज दिल बर्दाश्ता होकर घरों में जा बैठे थे। नूरुद्दीन जंगी ने इक़्तिदार संभालते ही पहला काम यह किया था कि अपनी फौज पर तवज्जो दी थी। उसने लश्कर की मुराद में इजाफा कर दिया था। हल्ब और उसके नवा से फौज जमा करना शुरू कर दी थी। ये फौज नई और ना तजर्बाकार थी, लेकिन उस नई भर्ती से अफरादी तौर पर वो कमी पूरी हो गई जो दिल बर्दाश्ता होकर लश्कर छोड़ जाने वालों की वजह से पैदा हो गई थी। फिर उसके पास असदुद्दीन शिरको जैसा वफादार और शुजा सरदार मौजूद था, जो उस नए लश्कर को मैदान जंग के गर्म और सर्द आतिशकदे से गुजार कर कुंदन बना देना चाहता था। हल्ब में ज़ैनुद्दीन कोचक वज़ीर आज़म सल्तनत मौसल का इस कदर शानदार इस्तकबाल हुआ जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। हल्ब के जासूस मौसल तक फैले हुए थे। जैसे ही वज़ीर आज़म के हल्ब जाने का फैसला हुआ, वैसे ही एक तेज़ रफ्तार कासिद ये खबर मौसल से लेकर हल्ब चल पड़ा। फिर तो कासिदों का तांता बंद किया। वज़ीर आज़म मौसल सिर्फ 15 मुहाफिजों के साथ चला था, मगर जब वो हल्ब पहुंचा तो हल्ब के 2000 सवारों ने उसे सलामी दी। नूरुद्दीन जंगी अमीर हल्ब का दस्ते रास्त असदुद्दीन शिरको वज़ीर आज़म की पेशवाई के लिए मौजूद था। असदुद्दीन और ज़ैनुद्दीन बड़ी गर्म जोशी से बगलगिर हुए। सरहद से किले तक वज़ीर आज़म को जलूस की शक्ल में ले जाया गया। ज़ैनुद्दीन कोचक का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। अमीर नूरुद्दीन जंगी ने अपने तमाम अमीरों, वज़ीरों और सरदारों के साथ वज़ीर आज़म ज़ैनुद्दीन कोचक का इस्तकबाल महल की सीढ़ियों पर किया। ज़ैनुद्दीन ने सलाम के साथ ही अमीर सैफुद्दीन गाजी का फरमान नूरुद्दीन जंगी को पेश किया। फरमान रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ था। नूरुद्दीन जंगी ने बड़े भाई का फरमान ज़ैनुद्दीन से लेकर पहले उसे बोसा दिया, फिर आंखों से लगाया, उसके बाद फरमान सर पर रख लिया और उसी हालत में दरबार में वापस आया। तमाम लोग उसके जुलूस में थे। वज़ीर आज़म अपने अमीर के ऐलान की कदर अफजाई देखकर हैरान हुआ जा रहा था। पहले उसकी इज्जत अफजाई, फिर अमीर के ऐलान की ये कदर मंजिलत। वज़ीर आज़म को सब कुछ ख्वाब सा मालूम हो रहा था। फिर नूरुद्दीन जंगी ने शाही ऐलान शिरको के हवाले करते हुए कहा, ज़ैनुद्दीन कोचक वज़ीर आज़म सल्तनत मौसल आज रात भारी ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। ये फरमान वहाँ वज़ीर मौसूफ की मौजूदगी में खोला जाएगा। ज़ैनुद्दीन कोचक को वज़ीर आज़म सल्तनत मौसल कहकर मुखातिब किया गया था। उससे यह जाहिर था कि नूरुद्दीन जंगी सल्तनत मौसल, अमीर मौसल और वज़ीर आज़म मौसल को तस्लीम कर रहे थे। इस ख्याल से ज़ैनुद्दीन के दिल को बड़ी तक़वियत हुई। उस वक्त उन्होंने फरमान पर कोई बात करना मुनासिब ना ख्याल किया और ये मसला रात पर उठा रखा। रात को ज़ैनुद्दीन वज़ीर आज़म सल्तनत मौसल की शाहाना ज़ियाफ़त हुई। उस दावत में सल्तनत हल्ब के सिर्फ चंद अहम सरदार मदऊ थे। ज़ैनुद्दीन कोचक की नशिस्त अमीर हल्ब नूरुद्दीन जंगी के बिल्कुल मुकाबिल थी। शिरको को दरबार की तरह उस वक्त भी अमीर हल्ब के दाएं जानिब नशिस्त मिली थी, जिससे उसकी अजमत और मंजिलत जाहिर होती थी। खाने के बाद अमीर हल्ब नूरुद्दीन जंगी के इशारे पर अमीर मौसल का फरमान शिरको ने उठाकर पहले उसे सर पर रखा, फिर चूम कर खोला। नूरुद्दीन जंगी शाही फरमान सुनने के लिए बाअदब होकर बैठ गया। वज़ीर आज़म मौसल के जहन के किसी गोशे में अगर कोई शुबा था तो नूरुद्दीन जंगी के बाअदब बैठ के सुनने से वो भी दूर हो गया।
अमीर मौसल का ये एक आम सा ऐलान था जिसमें अमीर मौसल हामी दीन इमादुद्दीन जंगी की शहादत पर दिली अफसोस का इजहार किया गया था और उसके साथ ही सैफुद्दीन गाजी के मौसल के नए अमीर होने का ऐलान था। आखिर में सल्तनत मौसल से मुतल्लिक तमाम आमलीन, नाजमीन और गवर्नरों को इतला दी गई थी कि वो नए अमीर की रस्मी वफादारी के लिए अपनी पहली फुर्सत में हाजिर दरबार हों। फरमान के इख्तिताम पर नूरुद्दीन जंगी ने मुअद्दब तरीके से कहा, हम बिरादर मुकर्रम हजरत अमीर मौसल सैफुद्दीन गाजी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें अपने फरमान से नवाजा। वजीर आजम सल्तनत मौसल अमीर की खिदमत में हमारे जज्बा शुक्रगुजारी की तर्जुमानी फरमाए। फरमान का तहरीरी जवाब कल वजीर आजम के सपुर्द कर दिया जाएगा। वजीर आजम ज़ैनुद्दीन कोचक ने फौरन अमीर हल्ब को सलाम पेश किया। नूरुद्दीन जंगी ने वजीर आजम से कुछ देर मौसल में मुकीम अपने अजीज़ो अकारिब और अमीर मौसल के रिश्तेदारों के बारे में गुफ्तगू की। फिर यह दरबार बर्खास्त हो गया। अमीर हल्ब महल के अंदर चला गया, लेकिन असदुद्दीन शिरको ने वजीर आजम मौसल को मजीद गुफ्तगू के लिए दरबार में ठहरने की दरख्वास्त की, जो वजीर आजम ने मंजूर कर ली। वजीर आजम, आपका आना बड़ा मुबारक साबित हुआ। शिरको ने सबके जाने के बाद बात शुरू की। मैं बहुत परेशान था। हल्ब के चंद अमीर जिद कर रहे थे कि मौसल को बजोर शमशीर हासिल किया जाए, मगर मैंने अमीर नूरुद्दीन जंगी को इश्तियाल में न आने दिया। मुझे आपकी ज़ात से इसी बात की उम्मीद थी। वहां भी अमीर हल्ब के ऐलान पर लोगों ने बहुत नाक भौं चढ़ाई थी, लेकिन मैंने सैफुद्दीन गाजी को यही समझाया था कि जब नूरुद्दीन ने मौसल की इमारत का दावा नहीं किया तो हमें जंग करने की क्या ज़रूरत है। नूरुद्दीन का यूं भी रियासत में हक था। अगर उन्होंने मौसल से अलग एक और रियासत की इमारत का दावा किया है तो फिर हम क्यों ना दोस्तों की तरह उसे तस्लीम करें। वजीर आजम ने बड़ी वजाहत से तमाम हालात का जायजा लिया। शिरको को यूं महसूस हो रहा था जैसे वजीर आजम ज़ैनुद्दीन खुद उसके दिल का हाल कह रहा है। शिरको ने भी यही बातें सोच के सिर्फ अमीर हल्ब का ऐलान कराया था, जिससे जाहिर था कि अमीर मौसल हमें तस्लीम करे, मगर अमीर हल्ब की शर्त पर। मेरा ख्याल है कि अब किसी और बात की वजाहत की जरूरत नहीं, शिरको ने इख्तिताम करते हुए कहा, सिवाय सरहदों के तयन का मसला। इस सिलसिले में अमीर हल्ब की ख्वाहिश है कि हल्ब के साथ उनका हक अल राह पर भी तस्लीम किया जाए, क्योंकि अल राह की जंग में उन्होंने भी अपना खून बहाया है। सरदार शिरको, इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है, बशर्ते कि तुम पसंद करो। वजीर आजम ने भी इख्तिसार का रास्ता इख्तियार किया। फरमाइए वजीर आजम, शिरको ने फौरन जवाब दिया। आपकी दानिशमंदी से उम्मीद है कि आप माकूल हदबंदी करके मुस्तकबिल के तमाम फितनों का सद्देबाब फरमाएंगे। मेरे ख्याल में सल्तनत हल्ब के साथ अल राह के अलावा तिलबाशिर को भी शामिल कर दिया जाए और उससे पहले की तमाम फतुहात और इलाके सल्तनत मौसल में शामिल रहें। वजीर आजम ने रुक के शिरको को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है शिरको? क्या इस तरह एक मजबूत इस्लामी हुकूमत की तकसीम से दो मजबूत रियासतें आलम वजूद में नहीं आ जाती? बिल्कुल बिल्कुल, शिरको ने बिला तवक्कुफ जवाब दिया। क्या आप अमीर मौसल को इस बात पर आमादा कर लेंगे? सरदार शिरको को यह याद रखना चाहिए कि जिस तरह अमीर हल्ब उनकी इज्जत अफजाई फरमाते हैं, इसी तरह अमीर मौसल भी इस हकीर फ़कीर पर निगाह करम रखते हैं। इंशाल्लाह ये मामलात बिल्कुल इस तरह तय होंगे जिस तरह मैंने कहा है, लेकिन इस सिलसिले में सरदार को मेरी एक दरख्वास्त कबूल करना होगी। ज़रूर फरमाइए वज़ीर आज़म, आपकी बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है। तो फिर मौसल की वापसी के सफ़र में आपको मेरा हम सफ़र होना पड़ेगा, वज़ीर आज़म ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों नहीं वज़ीर आज़म, शिरको ने भी हंस के जवाब दिया। अगर आप मेरी ज़रूरत महसूस करते हैं तो मैं आपकी हम रकाबी पर फ़ख्र महसूस करूंगा। वज़ीर आज़म ने अपनी दरख्वास्त की वजाहत की। सरदार शिरको, मैं दरअसल ये चाहता हूं कि सुलह की ये बातें जो एक ज़बानी मुआहदे की शराइत हैं, इन्हें अमीर मौसल के सामने एक बार फिर बयान करूं, ताकि इस मुआहदे के तुम शाहिद हो जाओ और मुस्तकबिल में किसी दुश्मन को इससे फ़ायदा उठाने का मौका ना मिले। शिरको की दरख्वास्त पर उसे वज़ीर आज़म ज़ैनुद्दीन कोचक के साथ मौसल भेज दिया गया। वज़ीर आज़म ने अमीर हल्ब और अमीर मौसल के दरमियान एक ज़बानी मुआहदे की तकरीबन तमाम शर्तें हल्ब में क़याम के दौरान ही तय कर ली थी। अमीर हल्ब ने अपने बड़े भाई अमीर मौसल सैफुद्दीन गाजी का फरमान सर पर रखकर चूम लिया था, जो इस बात का वाज़े ऐलान था कि उसने सैफुद्दीन की अमीर मौसल की हैसियत से अजमत व मर्तबे को तस्लीम कर लिया था। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मौसल ने शिरको और अमीर हल्ब नूरुद्दीन जंगी को यकीन दिलाया था कि वो नूरुद्दीन को बाहैसियत अमीर हल्ब तस्लीम करा लेगा और इस तरह दो हिस्सों में तकसीम होने वाली सुल्तान इमादुद्दीन जंगी की यह अजीम सल्तनत दुश्मनों की नज़र में एक ही रहेगी। वज़ीर आज़म ज़ैनुद्दीन अपने साथ असदुद्दीन शिरको को इसलिए मौसल ले गया था ताकि शिरको के सामने अमीर हल्ब के बारे में गुफ्तगू हो
और शेर को इस बात की शहादत दे कि अमीर मौसल ने छोटे भाई नूरुद्दीन जंगी को हल्ब के अमीर यानी एक आज़ाद हुक्मरान की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। सच पूछो तो अमीर मौसल सैफुद्दीन गाजी या अमीर हल्ब नूरुद्दीन जंगी में से किसी एक को भी ये उम्मीद ना थी कि उसे बगैर जंगो जदल के अमीर तस्लीम कर लिया जाएगा। उस जमाने में जिसकी लाठी उसकी भैंस की हुकूमत थी, कहने को एक अमीर, हाकिम या बादशाह मरने या कत्ल होने के बाद बड़ा बेटा उसका वारिस होता था, लेकिन इस बात को बहुत कम तस्लीम किया जाता और दो या दो से ज्यादा हकदारों में तलवारें खिंच जाती और सबसे ज्यादा ताकतवर तख्तो ताज पर कब्जा कर लेता। अमीर इमादुद्दीन जंगी के जाननशीन के सिलसिले में भी सफ आराइयां हो सकती थी और बेगुनाह मुसलमानों के खून की नदियां बह सकती थी, लेकिन मौसल में ज़ैनुद्दीन और हल्ब में असदुद्दीन शिरको जैसे आला दिमाग सरदारों ने दानिशमंदी से उस गुत्थी को सुलझाया और एक पुराने मकूला को गलत साबित कर दिया। एक कदीम मकूला यह है कि एक मियान में दो तलवारें और एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते, लेकिन अमीर हल्ब और अमीर मौसल में जो ज़बानी मुआहिदा हुआ था वो ऐसा पायदार साबित हुआ कि हल्ब और मौसल के हुक्मरानों में एक तवील अरसे तक किसी किस्म का इख्तलाफ पैदा ना हो सका और ईसाई रियासतें यही समझती रही कि दोनों भाइयों और सल्तनतों में इस कदर यगानगत हैं कि अगर एक पर हमला किया गया तो दूसरा फौरन उसकी मदद को पहुंच जाएगा। अमीर हल्ब नूरुद्दीन जंगी को अगर ये मालूम होता कि मुस्तकबिल करीब में हालात उसका इस कदर साथ देंगे तो वो किला जाबर से एक आलम अफरा तफरी में हरगिज मुहासरा ना उठाता और कुछ ना सही, लेकिन वो कम अज कम हाकिम किला जाबर मरवान से ये तो सवाल जरूर करता कि उसने अमीर मरहूम इमादुद्दीन जंगी के दरबार से निकाले हुए गुलामों को किले में पनाह क्यों दी। शिरको ने बताया था कि उसने दो कातिलों को वासिले जहन्नम कर दिया है और तीसरा बचकर निकल गया। हाकिम किला से यह भी सवाल हो सकता था कि अमीर इमादुद्दीन जंगी का तीसरा कातिल कहाँ गया। वो सिवाय किला जाबर के और कहाँ जा सकता था, क्योंकि वहां किले के अलावा और कोई आबादी ना थी। लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने किला जाबर का मुहासरा इस तरह उठाया जैसे वो उसकी जान को चिमट गया हो और वो खुद उससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। किला जाबर से मुहासरा उठा तो मरवान ने सुकून का सांस लिया। अमीर इमादुद्दीन का कत्ल बज़ाहिर उसके लिए नवीते मुसरत से कम न था, लेकिन ये कत्ल जहां और जिन हालात में हुआ उसने मरवान को घबरा दिया था। इस पर तुर्रा यह था कि इमादुद्दीन जंगी के कातिल वही दो गुलाम थे जिन्हें मरवान ने अपने किले में पनाह दे रखी थी। उस कत्ल की तीसरी शरीकेकार जो हकीकत में पूरे मंसूबे की रूह रवां थी, वो भी किले में जिंदा और सलामत मौजूद थी। मरवान ने अगरचे उसे कैद कर दिया था, लेकिन वो उसकी मौजूदगी से इनकार तो ना कर सकता था। खुशकिस्मत था मरवान के इमादुद्दीन जंगी की औलाद में जाननशीनी का झगड़ा उठ खड़ा हुआ और नूरुद्दीन जंगी जिसके जेरे कमान मौसल की तकरीबन पूरी अस्करी ताकत थी, मरवान से पूछगछ करने की बजाय उससे दोस्ती और ताउन का ज़बानी मुआहिदा करके बड़ी बर्क रफ्तारी से हल्ब चला गया।